नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। जैसा कि आज लोग पढ़ने वाले थे न्यूटन के गति का नियम। ठीक, तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। कितना नियम दिए थे? न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। कितना नियम थे? न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। ठीक, न्यूटन ने गति का 3 नियम दिया था। पहला नियम था जड़त्व का नियम। ठीक, इस जड़त्व का नियम जो था, फर्स्ट लॉ जो होता है न्यूटन ऑफ फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम। ठीक, फर्स्ट लॉ क्या होता है? फर्स्ट लॉ को न्यूटन ने दिया था, जड़त्व का नियम। इसने इसी चीज़ को गैलीलियो ने भी ये चीज़ बताया था, न्यूटन ने जड़त्व का नियम। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व क्या होता है? देखिए, जड़त्व का मतलब होता है अगर कोई वस्तु, जड़त्व 2 टाइप का होता है। जड़त्व 2 टाइप का होता है, एक गति का जड़त्व होता है, एक होता है विरामा का जड़त्व। ठीक, विरामा का, एक गति का। जड़त्व कितना टाइप होता है? न्यूटन ने, दोनों न्यूटन और गैलीलियो ने मिलकर एक नियम दिया था जिसे बोलते हैं जड़त्व का नियम। और जड़त्व 2 टाइप का होता है, एक होता है गति का, एक होता है विरामा का। गति का मतलब होता है कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में हो। ठीक, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में हो। देखिए, इन्होंने दिया था जड़त्व का नियम। किसका नियम दिया था? जड़त्व का। क्या दिया था? जड़त्व। जड़त्व जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। किसके प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। न्यूटन के फर्स्ट नियम से बल की परिभाषा मिलता है। कौन सा निकलता है? बल की परिभाषा। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स क्या निकलता है? न्यूटन के वो बल की परिभाषा, बल व धक्का व खिंचाव है। ये चीज़ हम बताए थे पहले। तो क्या होता है? न्यूटन का फर्स्ट नियम से बल की परिभाषा निकलती है। उन्होंने न्यूटन और गैलीलियो मिलकर जड़त्व का नियम दिया था। क्या, कौन सा नियम दिया था? जड़त्व का नियम। और जड़त्व तो क्या होता है? 2 टाइप होता है, एक गति का जड़त्व, एक होता है विरामा का जड़त्व। ठीक, गति का मतलब होता है यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में हो तो। ठीक, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में हो तो गति की अवस्था में ही रहेगी। क्या करेगी? गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई वायु बल न लगाया जाए। ठीक, जैसे मतलब कि मान लेते हैं कोई वस्तु एक बार चल दी तो चल दी, कभी रुकेगी नहीं, कभी रुकेगी ही नहीं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अनुसार, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था मतलब वो चल रही है, कभी रुक नहीं सकती। क्या करेगी? रुक नहीं सकती। ठीक, अगर कोई वस्तु रुकी है तो कोई ना कोई मतलब चलने के बाद रुक जाती है, तो ये मान के चलिए कोई ना कोई उस पर वायु बल लगाया गया है। बिना वायु बल के कोई वस्तु रुक नहीं सकती। ये होता है गति का नियम। एक होता है जड़त्व का नियम। यदि कोई वस्तु, जड़त्व का नियम ये गति का हो गया, विरामा का। ठीक, ये हमारा गति का जड़त्व था कि मतलब कि वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई वायु बल न लगाया जाए। दूसरा था, इसी में दूसरा होगा जड़त्व का, क्या बोलते हैं? विरामा का। विरामा का मतलब होता है यदि कोई वस्तु विरामा अवस्था में हो। ठीक, यदि कोई वस्तु विरामा अवस्था में, तब तक विरामा अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई वायु बल न लगा। जैसे कोई वस्तु, ये तो समझ में आ रहा है कि मान लेते कोई वस्तु रखी है तो रखी रहती है, जब तक हम धक्का लगाते हैं, यहाँ पे खींचते हैं तो अब क्या करती है? गति चलती। लेकिन अब ये थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा कि जब कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की में रहेगी। आप समझेंगे ये कैसे हो सकता है, लेकिन वास्तव में रहती है वो। ठीक, आप रुकती है, अगर रुक रही है कोई वस्तु तो ये उस पर 3 बल कार्य करता है। 3 बल कार्य करता है। पहला होता है फ्रिक्शन। कितना होता है? उस पर फ्रिक्शन लगता है। कोई वस्तु अगर रुक रही है तो उस पर 3 बल कार्य करता है। पहला फ्रिक्शन कार्य करता है, जैसे आप साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल 2 बार पेंडल मारती है, उसके बाद कुछ देर बाद रुक जाती है। तो यह कैसे संभव? रुकने का मतलब पहले तो वो उसके चक्के के नीचे, पहिए के नीचे क्या करता है? घर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल? घर्षण बल। दूसरा होता है वायु का। ठीक, वायु का प्रेशर, मतलब आप चल रहे हैं सामने तरफ तो आपके, अगर मान लेते आप पूरब तरफ चल रहे हैं तो हवा भी पूरब से आ रही, पश्चिम की तरफ मारे, मतलब वो आपके विपरीत हवा चल रही। ठीक, एक हवा का हो गया, एक हो गया फ्रिक्शन। तीसरा होता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मतलब वो गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा नहीं होता। ठीक, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी वस्तु को रोकने में। तो
एक क्या एक्सटर्नल फोर्स है। बात कर रहे थे कि वस्तु का जड़ किस में है, अगर गति में है तो गति में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो एक्सटर्नल फोर्स जो है, एक्सटर्नल फोर्स मतलब वाय बल, मतलब बाहरी बल। एक्सटर्नल फोर्स 3 ठो है। पहला है फ्रिक्शन, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स मतलब होता है घर्षण बल। उसके बाद होता है एयर, ठीक, एयर प्रेशर। एयर प्रेशर मतलब हवा का दाब। तीसरा हो गया ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक, गुरुत्वाकर्षण। कोई भी वस्तु, ये 3 चीज़ें, 3 बल जो होता है किसी भी वस्तु पर कार्य करता है। पहला फ्रिक्शन फोर्स, एयर फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स, एयर का दबाव, ठीक। ये चीज़ अगर नहीं होती तो क्या होता, रुकती नहीं। तो न्यूटन ने 3 चीज़, एक नियम दिया था जड़त्व का नियम। इसको जो होता है जड़त्व जो होता है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब मास बढ़ेगा तो जड़त्व भी बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए कोई वस्तु 5 kg का रखा हुआ है, उसको धकेलना चाहेंगे तो वो ज़्यादा हमको बल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका जड़त्व ज़्यादा आता है। मास जब बढ़ गया तो जड़त्व बढ़ गया, ठीक। ये 3 फोर्स काम कर रही है। पहला था न्यूटन ने एक नियम दिया था कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो क्या करेगा, वह विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई वायु बल न लगाया जाए, ठीक। दूसरा था जड़त्व, ये था यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई वायु बल न लगाया जाए। जैसे साइकिल चलाते हैं, क्या करती है, वह रुक जाती है, लेकिन वैसा नहीं, उस पर फोर्स काम करता है। पैडल चला रहे हैं तो पहिए के नीचे फ्रिक्शन फोर्स होता है, उसके बाद सामने से आपको हवा चलता है, फिर ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक। बहुत सारे हर चीज़ में फोर्स काम करता है। उसके बाद अब क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स। तो एक वैज्ञानिक हुआ करते थे एलन मस्क, एक वैज्ञानिक थे एलन मस्क। इन्होंने एक्सटर्नल फोर्स का बहुत अच्छा यूज किया, बहुत अच्छा यूज किया। इन्होंने क्या किया, एलन मस्क ने क्या किया कि यार उन्होंने दिमाग में से ये बहुत समझदार आदमी था, सुलझा हुआ आदमी था। क्या था, बहुत सुलझा हुआ आदमी था एलन मस्क। उसने क्या किया कि एक्सटर्नल फोर्स को ही ख़त्म कर दिया। क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स को ही ख़त्म कर दिया। अब बताइए, अगर एक्सटर्नल फोर्स को हम ख़त्म कर देंगे तो क्या होगा कि एक बार हम वस्तु को चला दें अगर, तो कभी रुकेगी ही नहीं। क्या करेगी, कभी नहीं रुकेगी। उन्होंने यह काम किया था एलन मस्क ने। एलन मस्क ने देखिए, एलन मस्क ने क्या किया, इसने एक हाइपर लूप बनाया। क्या बनाया, एक इसने बहुत अच्छा क्या किया था, इन्होंने एक्सटर्नल फोर्स को ख़त्म कर दिया। क्या किया, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को ख़त्म कर देंगे, क्या करेंगे, एक बार हम वस्तु को गति में कर दें तो रुकेगी नहीं, ठीक। तब देखिए इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है। इन्होंने क्या किया, एक हाइपर लूप बनाया। क्या बनाया, हाइपर लूप। क्या बनाया, एक हाइपर लूप एक तरह से ट्रेन टाइप को होती है, और उतना बना होता है, मतलब एक बस होता है, जितने बस में बैठते 30-40-50 लोग, उतने लोग इसमें बैठ सकते हैं। इन्होंने एक हाइपर लूप बनाया। क्या बनाया, और उसने ये हाइपर लूप जो होता है जड़त्व के नियम को फॉलो नहीं करता। क्या करता है, जड़त्व के नियम को फॉलो नहीं करता। क्या करता है, फॉलो नहीं करता। देखिए इसमें क्या है कि हाइपर लूप एक तरीके के, जैसे मान लेते हैं ये, इसमें क्या हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स, एयर फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स, ये तीनों फोर्स काम नहीं करता। इसके एक ट्रेन होती है एक तरीके का। एक हाइपर लूप जो इंडिया में चल रही है उसका नाम है वर्जिन हाइपर लूप। कौन सा नाम है इसका, इसका जो इंडिया में चल रही है, कहाँ पे चल रही है, वर्जिन हाइपर लूप। वर्जिन हाइपर लूप ये जो मुंबई से पुणे के बीच में चल रही है, मुंबई से पुणे के बीच में, ठीक। और जो इंडिया में चलती है उसका नाम है वर्जिन हाइपर लूप। क्या नाम है, वर्जिन हाइपर लूप। ये जो चल रही है मुंबई से पुणे के बीच चल रही है। और ये जो अगर हम जहाज़ से जाते हैं, हेलीकॉप्टर से हमको लगभग 45 मिनट लगता है जाने में, 45 मिनट। लेकिन हम इससे अगर जाएंगे, वो अभी ये बना नहीं है पूरे तरीके से, रुक गया था इसका प्रोजेक्ट। वर्जिन हाइपर लूप जो इंडिया में है
अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम है। जो हमारे इंडिया में जो हाइपरलूप है उसका नाम है वर्जिन हाइपरलूप। ये जो मुंबई से पुणे के बीच में पहला बनने वाला, ये जो मुंबई से पुणे के बीच में अगर हम एयरप्लेन से जाते हो तो 45 मिनट लगता है, लेकिन हम अगर इसमें जाएंगे तो हमारा 15 मिनट लगेगा। सिर्फ 15 मिनट में क्या करेंगे, हम मुंबई से पुणे पहुँच जाएंगे। तो वर्जिन हाइपरलूप एक तरीके से, जैसे इसमें क्या होता है कि फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स और एयर का ड्रैग तीनों को ख़त्म कर दिया। तब कैसे ख़त्म किया दिया? अब सोचेंगे यार फ्रिक्शन कैसे ख़त्म होगा, अगर चक्का होगा तो फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसमें है क्या, एक जैसे यहाँ पर ये क्या है, एक पाइप है मैग्नेट, ठीक। वो जो पाइप क्या है, एक तरीके से वही कोई पोल है, ठीक, एन पोल या फिर मैग्नेट का एन पोल्स का पोल को लेकर के हम क्या बना दिए, जिसे होता है ना मैग्नेट, एन पोल है, एस पोल, एन और एस इधर है। अगर एस और एन ये बना देंगे, अगर ये देखो ये एक ही पोल है तो क्या होगा, कभी अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। इसी तरीके से सेम चीज़ है, ये बना दिया गया है हमारा जो पाइप है, ठीक। इस पाइप के अंदर बड़ी सी पाइप है बहुत मोटी, इसी पाइप के अंदर क्या होती है, उस ट्रेन को या बस टाइप होता है उसको रख देते हैं। और कैसे होता है कि ना, तो उसमें पहिया होता है, उसका क्या होता है, अगर ये हमारा मैग्नेट का जो है यन और यन, ये दो एक ही सिरा क्या है, यन और यन है, ठीक। तो ये तो अट्रैक्ट करेगा नहीं, ठीक, यन और यस है, ठीक। तो अब देखिए इसमें इसका यस यन सिरा उस पर लगा देंगे और इसका यस सिरा नीचे, ठीक। अब देखिए यस और यस दोनों एक ही होगा यानी यार, अब क्या करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, अब एक दूसरे को क्या करेंगे कि ये प्रति आकर्षण नहीं करेंगे, अब इसको बीच में रख देंगे। तो हम देखिए ना तो ये इधर सटेगा ना तो इधर सटेगा, अब ये फिक्स हो गया। अब इसमें आप सोचेंगे अब फ्रिक्शन खत्म हो गया, कोई अटैचमेंट नहीं है, फ्रिक्शन खत्म हो गया। अब इसके अंदर हवा भी नहीं है, वो भी खत्म हो गया। अब ऐसा देखिए, अब सोचेंगे एक बार जब खुलेगा तो हवा आएगा ही इसके। अब देखिए उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से एयर का ड्रैग बड़े बड़े पंप लगा करके इस हवा को बाहर निकालते हैं, क्या करते हैं, इस हवा को बाहर निकाल देते हैं, ठीक। अब इसके अंदर सोचेंगे कि अब इसके अंदर जो है हमारा जो बस टाइप होता है 40-50 लोग बैठते हैं, अब उसके अंदर ऑक्सीजन तो रहेगा नहीं। अब देखिए आप सोचेंगे कि आप ऑक्सीजन नहीं अगर है तो आदमी कैसे जिएगा, लेकिन उसके लिए क्या है, इसके अंदर अलग से ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई होती है, लेकिन जो इस गैप में कोई ऑक्सीजन नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए एक ही पोल है, अट्रैक्ट भी नहीं करेगा, और जब कोई अट्रैक्ट नहीं है, कोई यहाँ पर कोई टच नहीं है तो क्या हुआ, फ्रिक्शन खत्म हो गया, ठीक। अब यहाँ जो एयर का ड्रैग है यहाँ से निकाल दिए, और ग्रेविटी है, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्या होता है, और ग्रेविटी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो इस प्रिंसिपल पे कार्य करता है कौन सा, वर्जिन हाइपर लूप, ठीक। इन्होंने किसने बनाया था, एलन मस्क ने इसको। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि अगर ग्रेविटी रुके कैसे, ठीक। अब ये क्या रख दिया, अब क्या करेंगे ना, जैसे इसके अंदर लाकर रख दिए, अब जैसे हम इसको हल्का सा पीछे से पुश कर दिए, अब पुश करने के बाद ये बहुत तेज़ चलेगा, हवाई जहाज़ से भी ज़्यादा स्पीड से बहुत तेज़ से चलेगा। और अब इसमें ना तो कोई ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी, ना तो सीएनजी, ना तो पेट्रोल, कुछ नहीं, बहुत सस्ते ट्रेवल हो जाएगा। अगर ये प्रोजेक्ट लागू हो जाता है यहाँ पे तो हमारा ट्रेवलिंग जो हो जाएगा बहुत आसान हो जाएगा। कौन सा, वर्जिन हाइपरलूप। अब देखिए ये बहुत तेज़ चलेगा, अब क्या करना, बस इसको एक बार चलने के लिए क्या करना, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर चालू कर दिए तो फटाक से चल जाएगा। अब देखिए सोचेंगे कि अब ये कभी रुकेगा ही नहीं, लेकिन इसको रोकने की, क्योंकि अब न्यूटन ने कहता है कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी। तो अब क्या सोचिए, एक बार हम चल देते कभी रुकेंगे ही नहीं, लेकिन हाँ रुकेंगे। उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, एक फैन लगा होता है, क्या होता है, जैसे जहाज़ों में फैन लगा होता है आगे जाने के लिए, तो जो फैन जो लगा होता है, जैसे अब फैन को रिवर्स चला, जो रोकना हो क्या होगा, फैन को रिवर्स चला देंगे तो क्या कर गए, धीरे 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 ये रुक जाएगा। एक था न्यूटन का प्रथम नियम, और इन्होंने इसका बहुत अच्छा यूज किया था एलन मस्क ने, हाइपरलूप। किसका, एक हाइपरलूप बनाया जो एक्सटर्नल फोर्स को ख़त्म करता है, फ्रिक्शन फोर्स, एयर फ्रिक्शन और ग्रेविटेशन फोर्स, तीनों फोर्स को ख़त्म कर देता है, ठीक। देखिए न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, सेकेंड लॉ होता है संवेग परिवर्तन का दर जो होता है बल के बराबर होता है, क्या होता है, संवेग परिवर्तन
सेकेंड नियम, ठीक, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन का सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या होता है? संवेग परिवर्तन का, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि संवेग परिवर्तन का दर, क्या, संवेग परिवर्तन का दर जो होता है बल के बराबर होता है, क्या, बल के बराबर होता है। अब देखिए संवेग परिवर्तन का दर जो है बल के बराबर होता है, ठीक, संवेग परिवर्तन का दर जो होता है बल के बराबर होता है। अब देखिए संवेग क्या होता है, ये इन्होंने ये बता दिया न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कि संवेग परिवर्तन का दर बल के बराबर होता है। अब देखिए संवेग क्या होता है? संवेग, इससे पहले संवेग बराबर मतलब होता है हमारा मास कितना है और हम कितना वेलोसिटी से चल रहे हैं, हमारा मास कितना है और हम कितना वेलोसिटी से चल रहे हैं, ठीक। अगर मान लेते हैं कि हम 50 kg का हैं, ठीक, 50 kg हमारा द्रव्यमान है, हम 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं, फिर हम क्या करते हैं, फिर देखिए मास तो चेंज नहीं होगा, फिर हम क्या करते हैं 20 चल रहे थे, फिर हम 30 से चल रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे संवेग परिवर्तन होगा। तो संवेग परिवर्तन जो होता है P = mv होता है, क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर तो बोले आप पहले देखिए संवेग होता है P = होता है m/v, ठीक, P = mv होता है। तो इसका मतलब होता है कि संवेग का मतलब हमारा मास कितना है और हम किस वेलोसिटी से चल रहे हैं, ठीक। अब देखिए संवेग हो गया है। अब परिवर्तन की दर, अब देखिए अगर संवेग परिवर्तन की बात कर रहा है तो आप सोचिए कि मास तो चेंज नहीं होगा किसी का ना, अगर हम 5 kg का 10 मिनट बाद 20 kg हो नहीं जाएंगे, क्या है, हमारा मास फिक्स है, ठीक, हमारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो मान लेते हैं कुछ t सेकेंड के बाद हमारा क्या हो जा रहा है, संवेग P2 mv2, यहाँ v1 है और t सेकेंड के बाद v2 हो जा रहा है। यही की करा कि संवेग परिवर्तन दर बल के बराबर होता है। अच्छा देखिए न्यूटन का प्रथम नियम था, उससे हमारा क्या निकला था, बल का परिभाषा, और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से निकलेगा इक्वेशन ऑफ फोर्स। क्या निकलता है, इक्वेशन ऑफ फोर्स सेकेंड लॉ से निकलता है। किससे, सेकेंड लॉ से इक्वेशन ऑफ फोर्स, और फर्स्ट लॉ से क्या था, वो बल की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ फोर्स निकलेगा फर्स्ट लॉ से, सेकेंड लॉ से इक्वेशन ऑफ, और थर्ड लॉ से डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब देखिए संवेग परिवर्तन की दर क्या होता है, मास तो हमारा चेंज नहीं होता है, फिक्स रहता है। क्या होता है, संवेग मतलब हमारा मास कितना है और हम किस वेलोसिटी से चल रहे हैं, ये हो गया संवेग। अब देखिए परिवर्तन की दर मतलब एट ए टाइम, मतलब किसी समय में तो चेंज होगा, तो वही पूछता है दर मतलब उसमें t से भाग देना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि क्या है ये, संवेग परिवर्तन की दर। पहले मानते हैं संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर क्या होता है, P2 - P1/T, ये होगा ना। संवेग परिवर्तन दर क्या होगा, P2 - P1/T। P1 P2 क्या है, बाद वाला जो संवेग है, हम जो चल रहे थे पहले 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहे थे, फिर कुछ टाइम के बाद हम क्या किए, 10 सेकेंड के बाद या फिर 5 जो भी समय है, हमारा वेलोसिटी 10 से 20 हो गया, तो क्या हुआ, उसमें संवेग चेंज हो गया। तो P2 - P1। अब देखिए P बराबर क्या बताएं अभी, mv। अब देखिए यहाँ पर v2 लिखेंगे, m तो चेंज नहीं होगा हमारा, ठीक, m में कोई चेंज नहीं होगा, और v2 होगा, वेलोसिटी चेंज हो गया। फिर यहाँ पर होगा P1 = mv1/T। अब देखिए यहाँ पर m बराबर है, m और m बराबर, m को हम क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, v2 - v1/T। अब देखिए अब यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, v2 - v1 मतलब v/T, v2 - v1/T, ये क्या है, वेलोसिटी मतलब ये वेग परिवर्तन, क्या है, वेग में परिवर्तन है ना, वेग परिवर्तन, ठीक, क्या है, वेग परिवर्तन बटे समय। अब इससे आपका एक
फार्मूला निकल रहा होगा। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण। एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन, ठीक। क्या होता है? एक्सेलरेशन, ठीक। बल परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन, ठीक। ये क्या होता है? ए से एक्सेलरेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? त्वरण। क्या बोलते हैं हिंदी में? त्वरण। वेग परिवर्तन की दर क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तब यहाँ देखिए त्वरण का क्या होता है? ए होता है। तो यहाँ पर v/t मतलब v2 - v1 बटे टी को क्या कर सकते हैं? ए लिख सकते हैं। v2 - v1 बटे टी बराबर 1 हो जाएगा। क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जो वेग परिवर्तन है v2 - v1 बटे टी, यहाँ पर हो गया वेग में परिवर्तन। तो हम इस पूरे के जगह पर टी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? टी और ए, ठीक। तो क्या होगा? यह बराबर यम ए। क्या होगा? ये यम ए आ गया, यम इंटू ए। यही कहा गया ना, संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। तो ये आ गया हमारा एफ बराबर यम ए। क्या होता है? न्यूटन का सेकंड लॉ। ये क्या है? बल का इक्वेशन निकलता है। किससे? न्यूटन के सेकंड लॉ से बल का इक्वेशन निकलता है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ बराबर एम ए है, लेकिन यहाँ पर क्या है? देखिए एफ किसके बराबर है? एफ जो है एम ए जो आता है, यह बराबर एम ए होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए P2 - P1 संवेग परिवर्तन की दर। तो क्या लिख सकते हैं? P2 - P1 बराबर एफ, ठीक। इस पूरे जगह पर हम एम ए लिख सकते हैं। ये तो पूछ रहा संवेग परिवर्तन, तो क्या होगा? संवेग परिवर्तन का दर जो होता है बल के बराबर होता है। किसका? P2 - P1 के। तो संवेग परिवर्तन का दर जो होता है बल के बराबर। ये कौन सा नियम? न्यूटन का सेकंड लॉ। अब देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का तीसरा नियम। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ, ठीक। अब देखिए न्यूटन का थर्ड नियम से क्या निकलता है? नेचर मतलब बल की प्रकृति। क्या बताता है ये? बल की प्रकृति। अब देखिए इसको हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे मान लेते हैं हम किसी व्यक्ति को एक तमाचा मार दे, ठीक। तो जितना चोट उसके गाल पर लगेगा उतना चोट हमारे हाथ पर भी लगती है। लेकिन अब होता क्या? आप कहेंगे कि हमारे गाल पर ज़्यादा चोट लगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चोट क्यों ज़्यादा लगा? क्योंकि हमारा हाथ जो है ज़्यादा हार्ड है और गाल क्या है आपका? सॉफ्ट है, ठीक। तो ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया के। जैसे मान लेते हैं आप नाव पर चलते हैं, ठीक। नाव पर चलते हैं, जैसे उतरते हैं तो नाव को क्या करते हैं? आगे धकेलते हैं और हम दूसरी तरफ जाते हैं। जैसे हम क्या करते हैं? ज़मीन पर चलते हैं, तो ज़मीन पर हम चलते जब है तो ज़मीन हमको आगे तरफ धकेलती है, हम ज़मीन को पीछे धकेलते हैं। ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया का। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे क्या होती है? हेलीकॉप्टर जब चलती है, ठीक। हेलीकॉप्टर में देखे होंगे एक ऊपर पंखा लगा होता है। क्या होता है? ऊपर साइड पंखा लगा होता है। ऊपर फैन क्यों लगा होता है? क्योंकि हम जब हेलीकॉप्टर चलती है तो क्या करता है? हवा को नीचे तरफ फेंकता है और हेलीकॉप्टर को ऊपर तरफ जाता है। एक ऊपर ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एक यहाँ भी लगा होता है सामने तरफ। सामने वाला क्यों लगा होता है? कि जब वो फैन चलता है तो क्या करता है? हवा को पीछे तरफ धकेलता है और हेलीकॉप्टर को आगे तरफ। मतलब कि आप किसी व्यक्ति को जितना धक्का देंगे वो भी उतना ही धक्का आप। जैसे आप दीवार को एक हाथ से मारिए, ठीक। तो आप जितना दीवार पर चोट लगती है उतना क्या आपको हाथ पर भी चोट लगे। ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और इससे से क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक। रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन। अब देखिए एक्शन और रिएक्शन क्या होता है? ये दोनों का परिणाम ही हमेशा बराबर होता है, ठीक। अगर हम क्या कर देंगे? अगर हम क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम जो होता है इसका परिणामी जो होता है एक्शन रिएक्शन का परिणामी बराबर होता है, लेकिन क्या होता है यहाँ पर?
डायरेक्शन अलग होता है। अगर हम किसी व्यक्ति को धक्का आगे तरफ देंगे तो क्या करेगा वो, हमको पीछे तरफ धक्का दे, क्या करेगा वो, पीछे तरफ। हम जितना धक्का देंगे, अगर 5 न्यूटन का धक्का दे रहे हैं 5 न्यूटन का, तो ये भी हमको 5 न्यूटन का ही धक्का देगा, लेकिन क्या होगा कि उसका डायरेक्शन चेंज होगा। क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की से मतलब ये न्यूटन के तीसरा नियम से बल का प्रकृति का पता चलता है। क्या पता चलता है, बल की प्रकृति। फर्स्ट नियम क्या बता रहा था आपको, बल का परिभाषा मतलब डिफिनेशन ऑफ फोर्स। सेकेंड लॉ क्या बताया, संवेग परिवर्तन की दर क्या होता है, बल के बराबर होता है। ठीक, संवेग मतलब मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड इज कॉल्ड, संवेग परिवर्तन की दर क्या होता है, बल के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या बता रहा था आपको, इक्वेशन ऑफ फोर्स। क्या था, इक्वेशन ऑफ फोर्स, या बराबर एम ए। ठीक, इक्वेशन ऑफ फोर्स। तीसरा क्या आया, तीसरा क्या बता रहा है आपको, डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब नेचर, बल की प्रकृति को बताया। इसको क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर हम किसी वस्तु को जितना बल से धकेलेंगे वह वस्तु हमको उतना ही बल से वापस धकेलती है, उतने ही बराबर बल से। ठीक, लेकिन उसका क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। हम उसको आगे तरफ धकेलेंगे, वो क्या करेगी, हमको वस्तु पीछे तरफ धकेलेगी। तो ये था न्यूटन का थर्ड नियम। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, धन्यवाद। तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू।